हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है, डाउन इन द सेंस ओवरऑल मार्केट की हम बात कर रहे हैं। अगर निफ्टी को देखें तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, और इस बात को समझने के लिए मैंने पास्ट में कुछ वीडियोस भी बनाई हैं। आप अगर उनको देखोगे अच्छे से, जो रिसेंट 3-4 वीडियोस हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि निफ्टी समटाइम्स कुछ स्टॉक्स को ऊपर उठाकर कंट्रोल कर ली जाती है ऑपरेटर्स के थ्रू, और जो ओवरऑल मार्केट में ब्रेथ है, मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं, जो 1500 लिस्टेड कंपनीज हैं, या फिर हम टॉप 500 कंपनीज की बात करें तो वो उतना अच्छा नहीं करती। और काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज भी बेकार पुअर परफॉर्म कर रही होती हैं। तो अभी थोड़ा सा ऐसा ही वक्त है, और इसी तरह का माहौल था 2013 में। अब से ठीक 10 साल पहले, जब मार्केट निफ्टी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं थी, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स काफ़ी नीचे थे। और उस टाइम पर जब सेम कंपनी जिसके बिजनेस और फाइनेंशियल्स इंप्रूव ही हुए हों, इवन बेकार नहीं हुए हों, और अगर कुछ इम्पैक्ट भी हो तो वो टेम्परेरी बेसिस पर हो, जैसे राइजिंग इंटरेस्ट कॉस्टिंग थी कंपनीज के लिए, या इन्फ्लेशन था, क्योंकि ये चीज़ें परमानेंट नहीं हैं। इन चीज़ों ने एक लिमिट पर जाकर रुक जाना है। जैसे आरबीआई ने भी अभी सिग्नल्स दिए कि अब और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने से क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो बढ़ता हुआ होता है वो एकदम से रुक जाता है, और चीज़ें वापस से ठीक होने लगती हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी वापस आने लगती है। तो ऐसे टाइम पर जब तक प्रॉफिट्स वापस आते हैं कंपनीज में, तब तक शेयर प्राइसेस ऊपर जा चुके होते हैं। लेकिन उससे पहले ही उन कंपनीज को एनालाइज करके, जिनकी पास्ट में इस तरह की हैबिट रही हो, हैबिट, मैं स्टॉक्स के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर स्टॉक इंडिविजुअल है, उसकी अलग नेचर है, उसके अलग अंडरलाइंग फाइनेंशियल्स एंड यहाँ पर बिजनेसेस हैं, उनके ऑपरेटर्स भी अलग होते हैं। सारी कंपनीज के सेम ऑपरेटर्स नहीं होते। तो ऑपरेटर कोई इंडिविजुअल होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, मीन्स दैट इज द ग्रुप ऑफ पीपल, और फ्यू बिग पीपल। तो ये सब मिक्स है, यहाँ पर इस बात को समझना ज़रूरी है। तो ओवरऑल मार्केट में अच्छा पैसा कमाने के लिए हमें एक बात को समझने की ज़रूरत है कि पास्ट में किस सिचुएशन ने किस सिचुएशन में किन स्टॉक्स ने किस तरह का यहाँ पर परफॉर्म किया, और क्या रीजंस क्रिएट हुए। तो अभी हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं 20 पीएसयू कंपनीज की, जिसमें एक पर्टिकुलर पैरामीटर के बेस पर काफ़ी अच्छा पैसा बनाने का यहाँ पर मौका है, बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एंड बेस्ड ऑन द फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट में कुछ भी बात करेंगे तो दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है कि पास्ट में इन स्टॉक्स ने कैसा बिहेव किया, और फ्यूचर में सेम चीजें रिपीट होने के लिए फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है या नहीं है। तो ये 20 स्टॉक्स में ये पहले भी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। एक पैरामीटर के बेस पर हम बात करेंगे, और एक एक करके सभी चीजों को एक बार सारे स्टॉक्स को रिव्यू करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल बी क्विक। और फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो आप खुद से भी समझ पाओगे, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इंडिया में भी काफी कम है, जिस बात को मैं बार बार जिक्र करता हूं, क्योंकि ये चीज इंडियन स्टॉक मार्केट पर ऑलमोस्ट सारी ही कंपनीज पर, बारिंग फ्यू कंपनीज, फ्यू सेक्टर्स अप्लाई होती है, जिससे हमें इस बात का पता होता है कि जो मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं इस उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में, जिनका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है, वो अच्छा करती रहेंगी। तो यहाँ 20 स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं, एंड वी आर टेकिंग द पैरामीटर दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब ये है कि करंट में जो प्राइस है स्टॉक का, दैट इज 151 इन केस ऑफ ओएनजीसी, एंड जो बुक वैल्यू है दैट इज 222। और जनरली क्योंकि जब हम बुक वैल्यू की बात करते हैं तो बुक वैल्यू में बहुत सारी एसेट्स पुराने रेट पर होती हैं, और आज की डेट में अगर उन एसेट्स को रिप्लेस किया जाए तो उतना ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, यानी कि जितने पैसे की बुक वैल्यू से ज़्यादा पैसा चाहिए होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, जनरली ऑलमोस्ट ऑल द केसेस में, जो बुक वैल्यू है वो एक्चुअल में रिप्लेसमेंट कॉस्ट से काफ़ी कम है। यानी कि अगर सेम कंपनी को सेम कैपेसिटी के साथ लगाया जाए तो आज की डेट में जो बुक वैल्यू आएगी वो एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल लैंड है, कोई बिल्डिंग है। अब सपोज पंजाब नेशनल बैंक है, या यूनियन बैंक है, या कैनरा बैंक है, इन बैंक्स के जो ऑफिसेस हैं, अपने ऑफिसेस हैं अक्रॉस इंडिया, अलग अलग सिटीज में। अब जिस प्राइस पर लिया था उसको रिवैल्यूएट तो कभी नहीं किया गया, बल्कि बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन ही लगा होगा। उनकी कॉस्टिंग कम की गई होगी, तो बुक वैल्यू कम हो गई होगी। लेकिन एक्चुअल में अगर सेम ऑफिस को आज की डेट में परचेज किया जाए तो बुक वैल्यू बहुत ज्यादा चाहिए होगी, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा। तो बुक वैल्यू से कम होना, बुक वैल्यू पर भी होना अपने आप में एक फायदे का सौदा है, लेकिन अगर बुक वैल्यू से कम स्टॉक प्राइस है
तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बस हमें एक चीज़ की श्योरिटी चाहिए यहाँ पर, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कि क्या ये कंपनीज़ फ्यूचर में अच्छा करेंगी और क्या ये कंपनीज़ अभी अच्छा कर रही हैं और क्या इन कंपनीज़ ने पास्ट में अच्छा किया है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो इस तरह के सिचुएशन में ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज़, दोज़ आर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ एंड हैज़ पोटेंशियल टू रिमेन प्रॉफिट मेकिंग इन फ्यूचर एज वेल। यानी कि जो कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग है और फ्यूचर में भी प्रॉफिट मेकिंग रहेंगी, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है हमारी समझ के हिसाब से। तो वो कंपनीज बुक वैल्यू तक जाती ही जाती हैं जब भी मार्केट में ओवरऑल कंडीशंस इंप्रूव होती हैं। तो जैसे अभी हम ओएनजीसी की बात कर रहे हैं, तो ओएनजीसी के केस में अभी बुक वैल्यू ज्यादा है, करंट प्राइस कम है 151, तो मेरे हिसाब से ये 222 तक जरूर जाएगा। क्योंकि पास्ट में भी अगर आप यहां पर प्राइस टू बुक जाकर देखोगे, तो 10 इयर्स का अगर आप होराइजन लेकर देखोगे या मैक्स इसको करोगे, तो आप देखोगे कि पास्ट में जब भी कंडीशंस अच्छी रही हैं, ये बुक वैल्यू तक आया ही है। और बुक वैल्यू तक आना इसकी बेसिक नेचर है। उससे पहले बुक वैल्यू से काफी ज्यादा होता था। 10 इयर्स की अगर हम बात करें तो बुक वैल्यू से ज्यादा रहा है। इवन मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज ऑल्सो 1। तो अभी जैसे 0.7 है, 0.7 से अगर 1 चला जाए तो यानी कि 42% का यहां पर अपसाइड पोटेंशियल है। दिस इज अ वेरी सिंपल वे। और क्योंकि लास्ट 1.5 ईयर से मार्केट ने अच्छा नहीं किया, ओवरऑल मार्केट में अच्छा नहीं हुआ, तो यहां से बुल रन पेंडिंग है। और इस बुल रन के दौरान ये कंपनीज या तो 1 के प्राइस टू बुक वैल्यू तक आ जाएंगी या उससे ऊपर चली जाएंगी। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 तक तो जाती ही है। तो अभी जब स्टॉक प्राइस यहां पर 151 है, तो 222 तक तो जाएगा ही। और 222 तक अगर जाता है तो 222 डिवाइडेड बाय 151, तो यहां से 47% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। यानी कि 1 रुपी इन्वेस्टेड विल बिकम 1.47 रुपीज। तो 47% का अपसाइड पोटेंशियल इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। तो ये एक फर्स्ट एग्जांपल है जिसको हमने डिटेल में किया। अब अगर हम सेकंड की बात करने लगे, तो सेकंड एग्जांपल है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। 90 रुपीज इज द बुक वैल्यू, करंट प्राइस इज 77, तो यहां पर भी अपसाइड पोटेंशियल है। अगर हम इसको भी चेक करने लगे प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से लास्ट 10 ईयर्स में, तो 1.2 का इसका मीडियन है। मीडियन तक चीजें जाती हैं। और जब मार्केट में बुल रन था, 2017 की रैली आई थी, तब ये 2.3 तक गया था। अभी ये अवेलेबल है प्राइस टू बुक वैल्यू। यहाँ पर हमारा आया भी होगा प्राइस टू बुक वैल्यू, एग्जैक्टली नहीं हमने यहाँ पर पैरामीटर लगाया हुआ, लेकिन हम इस पैरामीटर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पीबीवी मैंने किया, नोट द इंडस्ट्री वाला, प्राइस टू बुक वैल्यू करके आ जाएगा, और हमने एंटर किया तो ये यहाँ पर सिंपल सा कैलकुलेट होकर आ गया ऑटोमेटिकली। सो 0.86 है। और मीडियन कितना है? मीडियन इज 1.2। मैं कहता हूं बुक वैल्यू तक तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद हम लेते हैं जैसे पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अभी प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है? 0.54, वेरी लो, हाफ के आसपास है। और अगर हम पास्ट की बात करने लगे, तो पास्ट में 10 इयर्स को अगर हम देखें, तो 2017 की रैली में भी 1.1 तक गया, एंड 2014 की रैली में भी ये ऑलमोस्ट 1.67 1.7 तक गया। वापस से रैली चलेगी, वापस से ये आपका 1 प्लस जाएगा। तो 1 तक जाना, क्योंकि ये एक नेचुरल सी समझ है व्हेन कंपनी इज ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो जो बुक वैल्यू है, यानी कि जितने का पास्ट में कभी ये पूरा कंपनी और एस्टेब्लिशमेंट हुआ था पुराने रेट्स के हिसाब से, वो तो है ही। ऑफ कोर्स आज के नेट प्रॉफिट आज की वैल्यू पर है, लेकिन कुछ चीजें पुराने बेस पर भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें अगर आपको बताने लगूं कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं, अब अगर हम वापस से ओएनजीसी के एग्जांपल पर जाते हैं, तो ओएनजीसी के केस में अगर हम यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स में जाएं, बैलेंस शीट में, इस बात को मैं ध्यान से आपको समझाता हूं। तो फिक्स्ड एसेट्स में हम ब्रेकअप में गए। अब ब्रेकअप में जाकर आप क्या देखते हो? जो लैंड 1541 करोड़ की 2011 में परचेज हुई थी, क्या आज की डेट में उसकी वैल्यू सेम रही होगी? क्या इस लैंड की वैल्यूएशन नहीं बढ़ी होगी? ऐसा होता ही नहीं है कि वैल्यूएशन ना बढ़े। अगर हम इसमें टोटल की भी बात करने लगे, व्हाट इज द ग्रोस ब्लॉक? ग्रोस ब्लॉक इज 1,08,000 करोड़। अब जो पाइपलाइन ओएनजीसी ने यहाँ पर बिछाई होगी, क्या उसकी वैल्यू कम हो गई होगी? उसकी वैल्यू कम नहीं हुई। इवन अगर आज की डेट में वो सेम पाइपलाइन बिछाई जाए, गैस को और ऑयल को यहाँ पर कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लिक्विड इन्वेंट्री को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो आज की डेट में 3 गुना पैसा ज्यादा लगेगा इन्फ्लेशन के हिसाब से। 2 टाइम्स तो लगेगा ही लगेगा। और 1,08,000 करोड़ की जो ये टोटल एसेट्स हैं, यहाँ पर 92,000 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी है, उसके ऊपर
डेप्रिसिएशन लगाकर नेट वैल्यू कितनी दिखाई गई है, यानी कि 1,08,000 करोड़ रुपीस खर्च किए थे और आज की डेट में बुक्स में कितने काउंट हो रहे हैं, 35,000 करोड़ रुपीस। बाकी कहां गया, बाकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, अकाउंटिंग एंट्री है, यानी कि 1,08,000 करोड़ की एसेट्स लगाई, बुक्स में सिर्फ 35,000 करोड़ रुपीस दिखा रहे हैं। अगर ये 35,000 करोड़ दिखाने के बदले पूरा 1 लाख दिखाते तो अपनी एसेट्स यहां पर कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती। ये जो बुक वैल्यू 222 है, ये शायद 300 रुपीस का होता। और अगर इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर लेने लगे कि आज की डेट में अगर नई इस तरह का पूरा सिस्टम बनाना हो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाना हो, तो क्या 1,08,000 करोड़ में बन जाएगा? नो, कम से कम 2 लाख करोड़ लगेंगे और बुक्स में कितने दिखा रहे हैं, 35,000 करोड़ रुपीस। तो ये अकाउंटिंग एंट्री का इंपैक्ट है, हमें इन सब बातों को समझना है। तो बुक वैल्यू से नीचे अगर कोई भी रनिंग कंपनी आती है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आती है, दैट हैज ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग मनी कंसिस्टेंटली एवरी ईयर, तो वहां तो किसी तरह का रिस्क है ही नहीं। मींस नन ऑफ द ईयर, इवन जो पेंडेमिक वाला ईयर था तब भी एक भी साल ऐसा नहीं गया जब इन्होंने प्रॉफिट ना कमाया हो। तो ये छोटी सी समझ है, लेकिन ऐसे में होता क्या है कि जब तक ओवरऑल मार्केट कंडीशंस इंप्रूव नहीं होंगी तब तक शायद यहां पर उतना ज्यादा मीन्स हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। वी कैन नॉट टाइम द डे बाय डे मार्केट कंडीशंस कि भाई टॉप कब बनेगा, बॉटम कब बनेगा, हम डे टू डे यहां पर काउंट कर लें, ऐसा कभी नहीं होता। खरीदने के बाद और नीचे जा सकता है, सेल करने के बाद और ऊपर जा सकता है। दैट इज द नेचुरल फिनोमिना ऑफ द मार्केट। तो ये बातें हमें समझकर चलनी है। तो मैंने ओएनजीसी बताया आपको, आईओसी बताया, पीएफसी बताया, देन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करने लगे, देन 131 इज द बुक वैल्यू एंड करंट प्राइस इज 82.1, प्राइस टू बुक वैल्यू इज 0.63। अगर ये वापस से सेम बुक वैल्यू तक जाए जैसे ये पास्ट में गई है, वन तक, तो अभी जब 20 में रैली आई थी, 21 में तब भी गया 1 से ऊपर, और 18 में भी 1 से ऊपर गया, और 14 में भी आपका पीक 1.1 तक गया। तो अभी जब ये 1.1 तक जाता है एंड करंटली इट इज एट 0.56, तो 0.63, तो डबल के आसपास का ऑलमोस्ट यहां से पैसा होता है, 80% के आसपास यहां पर हमारा पैसा बनता है। सिर्फ चाहिए क्या कि लगाने के बाद में हमें वेट करना है कि कब मार्केट कंडीशंस थोड़ी सी इंप्रूव होंगी और ये वापस से बुक वैल्यू से ऊपर हमारी चली जाएंगी, बुक वैल्यू तक तो जाएंगी। तो ऐसे में मेरी तो स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है, इन सारे स्टॉक्स को एक बुके बनाकर लिया जाए रेदर देन टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। ये अपना इन्वेस्टमेंट, अपना म्यूचुअल फंड बनाया जाए 20 स्टॉक्स का, और इन 20 स्टॉक्स को आप यहां पर सीधा सीधा एक बुके बनाकर रख के, जब ये सारा जो भी स्टॉक इसमें से बुक वैल्यू पर जाता जाए उससे निकलते जाओ, और फाइनली पूरा पोर्टफोलियो अपना ये अच्छा काम कर जाएगा। ये म्यूचुअल फंड सबसे बेटर रिटर्न दे जाएगा शायद। अगर आप बैक टेस्ट करके देखोगे तो शायद कहना थोड़ा सा बेटर होता है, स्टॉक मार्केट है, तो हम समझाने के लिए ऑलमोस्ट श्योर है ये कह सकते हैं, लेकिन 100% कुछ नहीं होता क्योंकि टाइम डिले हो सकता है। तो यहां पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी हमने चेक किया, फिर हम आरईसी लिमिटेड चेक करते हैं। द प्राइस टू बुक वैल्यू इज 0.57, अगेन 80% पैसा बनाने का यहां पर मौका है, क्योंकि 0.57 है। अगर हम यहां पर 1 को डिवाइड करें 0.57 से, तो यहां पर 0.57 करना पड़ेगा नंबर्स में लाने के लिए, तो 75% पैसा बनाने का मौका है। बड़ा सिंपल सा तरीका है ये। उसके बाद हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा इज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट एट 1 पीई, सॉरी 1 प्राइस टू बुक वैल्यू। इसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन जितना भी गैप है उसको भी यहां पर कवर किया जा सकता है। कैनरा बैंक 0.74 के प्राइस पर है। मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे ये फिगर थोड़ी सी अच्छी नजर आ जाए। एंड IRFC की बात करने लगे, देन दिस इज एट 0.82, अगेन चांस टू मेक मनी, और इन सब में बुके बनाकर काम करना चाहिए। ऑयल इंडिया 0.74। अब जब ऑयल इंडिया की बात करें, एक दो हम बीच में चेक कर सकते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू पर गए, और प्राइस टू बुक वैल्यू पर हमने जाकर देखा कि जो 10 इयर्स का पीरियड है, यहां पर जब मार्केट में रैली आई थी 2014 में, तब भी 1 से ऊपर गया था। उसके बाद में 2017 में 1 से ऊपर गया था 1.1, और अभी 21 में भी 1.1 गया था। अब जब 1.1 जाता है, अभी करंटली 0.74 है, तो 1.1 को अगर हम 0.74 से डिवाइड करने लगे, देन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक 48%। तो यहां पर मार्केट में पैसा कमाना
कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, बट सिंपल बनना ये एक्चुअल में सिर्फ उसी की किस्मत में होता है जिसकी किस्मत में रिच बनना लिखा होता है। मैं इस चीज को बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ आपके साथ बता रहा हूं, क्योंकि सिंप्लिसिटी इसमें क्या है, वी कैन नॉट टाइम द मार्केट बाय पॉइंट। हमें यहां पर इस बात को समझना पड़ेगा कि सर्दियां आती हैं विंटर्स के बाद, लेकिन कौन से दिन कितना टेम्परेचर होगा ये कोई नहीं बता सकता। इवन जो वेदर डिपार्टमेंट है, वो भी जिसको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, वो भी एग्जैक्ट नहीं बता पाता कि पॉइंट बाय पॉइंट कितना होगा। वो भी अनुमान लगाते हैं, वो गारंटी नहीं दे सकते कि बारिश होगी और बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं होगी, बारिश हो गई, कम होगी, ज्यादा हो गई, ज्यादा होनी थी, कम हो गई। तो ये सब चीज चलती रहती है। स्नोफॉल होना था, नहीं हुआ, ज्यादा होना था, कम हो गया, कम होना था, ज्यादा हो गया। तो कोई भी यहाँ पर गॉड नहीं है। लेकिन हमें जब पता है कि विंटर्स के बाद समर, समर्स के बाद विंटर्स आती हैं, तो इसी बात को समझकर अगर पैसे बन सकते हैं, देन लेट्स मेक मनी। तो उसके बाद यूनियन बैंक की बात करते हैं, 0.65, अगेन 1 तक पहुंचने में अच्छा पैसा है। इंडियन बैंक की बात करते हैं तो 0.80, अगेन 25% पैसा बनाने का मौका है। पीएनबी की बात करें, पीएनबी हाउसिंग नहीं, पीएनबी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, पंजाब नेशनल बैंक, तो यहाँ पर 0.53। अब 0.53 को अगेन अगर हम यहाँ पर 1 को डिवाइड करें 0.53 से, देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक 88% गेन। अब यहाँ पर पीएनबी में नीचे जाकर देख लेते हैं एक बार कि प्राइस टू बुक वैल्यू तक ये जाता है या नहीं जाता है लास्ट 10 इयर्स में। तो ऑफ कोर्स जाता है। यहाँ पर 2013 में भी गया, 1 तक गया। उसके बाद में 14 में 1.1 गया, उसके बाद 14 के एंड में भी 1.1 गया, 17 की रैली आई तब 1 गया। अब जब 1 तक जाता है, जब भी मिड कैप स्मॉल कैप में रैली आती है, और अभी तो मार्केट कंडीशंस इन सरकारी बैंक की सभी की अच्छी हो गई है, एम्प्लॉइज के ऊपर प्रेशर है परफॉर्म करने का, वो कर भी रहे हैं, नेट प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर है अच्छा करने का, वो भी हो रहा है। तो जब सारी चीजें हो रही हैं तो क्यों नहीं देखा जाए। अब इस बात का पता किससे ले कि अच्छी हो रही हैं, एक बार रिजल्ट देखना शुरू कर देते हैं। आफ्टर मींस जब से इनका एनपीए आया, एनपीए की क्लींजिंग के बाद में लगातार कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, सारे पीएसयू बैंक्स प्रॉफिट मेकिंग है। अब जब पीएनबी की बात करते हैं, उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया में भी चेक कर सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू इज 0.56 एंड दिस इज अगेन ए गुड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। आज की डेट में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है लास्ट 12 मंथ्स का, हाईएस्ट एवर है। तो पुरानी जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है टू कम बैक टू प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ 1, तो क्यों नहीं जाएगा। अब चेक कर लेते हैं कि पहले पास्ट में गया है क्या। 2017 की रैली में 0.7 तक गया था, और उससे पहले 0.8 तक गया था, और उससे पहले 13 में 0.9 तक गया था। नहीं गया, उतना नहीं गया। अब लेकिन आज की डेट में जब हाईएस्ट एवर है, तो पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये वहां तक इस तरीके से जाएगा। अब हम एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं नेक्स्ट, अगेन 0.73 पर है, गुड चांस कि इसको भी बुके में रखा जाए। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। उससे पहले ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड इसका 1 तक पहुंचने का है या नहीं। तो इसका 1 तक पहुंचने का है, इवन उससे बहुत ज्यादा पहुंचने का भी है। 2017 की रैली में तो 4 तक पहुंच गया था, उससे पहले आम बात थी। मीडियन 1.7 है, और अभी 21 में भी 1.3 तक पहुंचा था। तो अभी क्यों नहीं जाएगा। अभी नहीं जाएगा ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि चीजें अच्छी ही हुई हैं, बेकार नहीं हुई हैं यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर जीआईसीआरई, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो 0.69 यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू है। उसके बाद हुडको की बात करते हैं, हुडको का 0.61 है। चेन्नई पेट्रो की बात करते हैं, चेन्नई पेट्रो ये 0.72 है। एंड उसके बाद हम सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक का 0.78 है। एंड जीएसएफसी की बात करते हैं, जीएसएफसी तो ये 0.42 है। यहाँ पर काफी अच्छा मौका है। एंड उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करते हैं, दिस इज 0.58। तो इस तरीके से इन सारे 20 जो PSU कंपनीज हैं, एंड ऑल दीज कंपनीज आर सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल दीज कंपनीज हैव डायरेक्ट लिंकिंग विद द इंडियन सिटीजन्स, जो सभी तरह की क्लास हैं यहाँ पर, हाई जो अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, फाइनेंशियल्स की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंस के बेस पर अपर क्लास, लोअर क्लास। यहाँ पर कैरेक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मोरल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, देशभक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। वो कुछ भी किसी भी कैटेगरी में हो सकता है। तो इस तरीके से जब हम बैक टेस्ट करके करते हैं, सीख कर करते हैं, तो यहाँ से माइंड से ये फियर निकलता है कि वापस से आएंगे या नहीं आएंगे। सिंपल सा क्या करना है, इज इट ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इफ द आंसर इज यस, तो नेक्स्ट लेवल पर जाओ कि क्या पास्ट में 1 के प्राइस टू बुक वैल्यू तक बार बार गई है जब भी मार्केट में अच्छी सिचुएशंस आई हैं। इफ द आंसर इज यस,
तो उसके बाद में नेक्स्ट लेवल पर जाओ कि अभी 1 तक जाने में कितने परसेंटेज गेन का यहाँ पर गैप है। जितना गैप है, उतना ये नेट प्रॉफिट है। अब आने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि 1 एंड हाफ ईयर ऑलरेडी मार्केट में बेकार कंडीशंस में बीत चुका है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से बिगिनिंग हो रही है और यस्टरडे की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट स्पेशली उसने ब्रेकआउट्स देने शुरू भी कर दिए हैं। बेस फॉर्मेशन हो चुका है, पहले डाउनफॉल था, उसके बाद एक्युमुलेशन था और अपसाइड ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं और सब चीज़ें तो अच्छी हैं। यहाँ पर मैं सिखाता रहूँगा, आपको सीखते रहना है। सीखने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं। यूट्यूब, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस आप कोई भी माध्यम यहाँ पर अपना सकते हो, कोई भी मोड जो भी आपको सूटेबल लगे उसको फ़ॉलो कर सकते हो, लेकिन बिना सीखे नहीं करना है, सीखते रहना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।